बच्चों, स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में अभी हम कर रहे थे जो एग्जाम्पल कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के। तो कल हमने जो वीडियो लेक्चर था, कल के वीडियो लेक्चर में हमने एग्जाम्पल कर लिए थे 3.5 तक। तो आज हम जो एग्जाम्पल नंबर 3.6 वहां से शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर हमारा 3.6। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3.6 क्या है, किताब आपके पास में रखनी है। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 3.6 के दो बिंदु आवेश क्रम से 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम तथा -8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम परस्पर 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर दूरी पर स्थित है। मतलब हमारे पास में दो आवेश है, एक के ऊपर जो आवेश है वो 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है और दूसरे के ऊपर भी जो आवेश है वो कितना है -8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों क्या होंगे, आपके द्विध्रुवी होंगे ना, क्योंकि परिमाण में क्या है दोनों समान ना। प्रकृति में विपरीत और परिमाण में समान आवेश को जब किसी निश्चित दूरी पर या न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है, और वो दूरी कितनी देर की आपको, वो दूरी देर की 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर रखा जाता है। तो जो बनने वाला निकाय होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब हमारे को पूछा गया आगे देखो कि दूरी पर स्थित है द्विध्रुव से, भाई इसने बोल भी दिया कि द्विध्रुव से 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। मतलब एक बिंदु है जो 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, मतलब आर का मान रहेगा, भाई बिंदु कहीं पर भी हो आर का मान रहेगा ना हमारे को, कितना देगा है 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर दे रखा है। और अब कौन कौन सी कंडीशन दी है, सबसे पहली कंडीशन दी है कि जो बिंदु कहां पर स्थित हो, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो। तो मतलब जब बिंदु है वो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तब यहाँ पर जो विद्युत है वो कितना होगा। तो सबसे पहले ए दे रखा है कि द्विध्रुव के अक्ष पर विभव। तो द्विध्रुव के अक्ष पर विभव तो हम निकाल चुके हैं, कोई भी द्विध्रुव के अक्ष पर विभव कैसे निकलता है। मान लो आपको इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो निकालोगे कैसे, किस प्रकार से निकालोगे, क्या मेथड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, फिर इस आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे एडी कर देंगे। तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वहां पर विद्युत विभव मिल जाएगा ना वहां पर। तो द्विध्रुव के अक्ष पर जो हमारे को विभव है वो कितना मिलता था, V बराबर कितना था आपका KQ अपॉन कितना आता था, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये आता था कितना आता था KQ अपॉन R स्क्वायर, ये थोड़ी आता था कितना आता था KP अपॉन R स्क्वायर आता था ना यहाँ पर। तो अब देखो क्या हो गया, KP अपॉन कितना आ गया आपका R स्क्वायर आ गया। तो यहां से कितना हो गया आपका V बराबर K का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू P क्या आपका द्विध्रुव आघूर्ण है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका Q इंटू 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q का मान कितना है 8 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू 2 है मतलब बीच की दूरी, ये कितनी है आपकी बीच की दूरी है 2 इंटू 10 की पावर -10 हो गई। यहाँ पर सारे SI मात्रक में बदलने की जरूरत है ही नहीं हमारे को, भाई यहाँ पर माइक्रो थोड़ी देर का, यहाँ पर मीटर देर का, तो इसका मतलब सब SI मात्रक में अपॉन R स्क्वायर, R भी किसी मीटर में, इसका मतलब सीधा R स्क्वायर कर दो। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, भाई R स्क्वायर है ना 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -12। बस अब इसको सोल्व करना है, जो आप कर सकते हो है ये 8 दूनी 16, 16 16 क्या हो गया कैंसिल हो गया। और अब इसको यहाँ पर आप कर दो, कितना हो जाएगा V बराबर, शुरू कर ही देते हैं, इतना सिंपल है। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया भाई 9 10 की पावर 9 और ये कितना हो गया 10 की पावर -10, इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10 और इसको ऊपर लेकर जाओ तो कितना हो गया 10 की पावर 12। तो यहाँ से V बराबर आ गया 9 इंटू कितना आ गया 10 की पावर -20 और 10 की पावर -20 और इंटू 10 की पावर 12। तो मतलब -20 + 12 कितना हो गया, माइनस का आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 20 में से 12 गया मतलब -8, 10 की पावर -8। ठीक है, ये किसमें आएगा वोल्ट में। यह आ गया आपका द्विध्रुव के अक्ष पर विभव। इतना ही आ रहा है ना, हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, चलो अब हमारे को दूसरा दे रखा है कि आपको क्या करना है, दूसरा ज्ञात करना है जब जो आपका बिंदु हो कहां पर स्थित हो, बिंदु है वो द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो। अब ये बात तो हम पढ़ चुके हैं कि जब बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित होगा तब वहां पर होगा क्या, द्विध्रुव निरक्ष पर स्थित होने के कारण क्या होगा, जो विद्युत विभव है निरक्ष पर कितना होता है 0 होता है। तो इसका तो मतलब हमारे को यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल देंगे कि द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव 0 होता है। क्या होता है
शून्य होता है, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी भाई हमारे को। और क्यों होता है पता है आपको, क्योंकि ये बिंदु यहाँ पर होगा तो ये दूरी होगी जितनी उतनी ये दूरी होगी, और यहाँ पर भी वो किसके बराबर आएगा, एक तो इसके कारण मान लिया v1 प्लस इसके कारण v2, जब v बराबर क्या करोगे v1 और v1 का मान क्या रखोगे आप, किसी बिंदु का कारण कितना होता है विभव आपका kq/r, तो kq/r, r कितना आएगा आपका, ये अगर आपका क्या होगा a होगा और ये होगा आपका r, तो इसका मतलब आ जाएगा √r² प्लस a², होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे, प्लस करोगे, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस kq/, फिर से इसकी दूरी कितनी होगी, ये आपकी a होगी, तो फिर से दूरी √r² प्लस a², ये कितना हो गया 0, आ गया ना 0। तो इस कारण से क्या आया था हमारा जो द्विध्रुव के नेक्स्ट पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। उसके बाद देखो अगला किस तरह का है, क्षेत्र का आपको द्विध्रुव अगुण से 60 डिग्री पर स्थित है, मतलब जो बिंदु है वो कहां पर स्थित है, 60 डिग्री पर स्थित है, मतलब कुछ कोण पर स्थित है इस प्रकार से। तो फिर तो हमारे को जब भी कुछ किसी अन्य कोण पर स्थित हो तब हमारे को हमने एक फॉर्मूला निकाला था, और वो फॉर्मूला हमारा कितना आया था, फॉर्मूला कितना आया था हमारा, वो आया था आपका, अभी लिख लेते हैं kp cos θ/r²। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 आपका द्विध्रुव अगुण से 60 डिग्री पर, तो उसके लिए हमारे पास में v बराबर कितना होता है, फॉर्मूला होता है kp cos θ अपॉन kp cos θ अपॉन क्या हो जाएगा आपका, अपॉन आ जाएगा आपका r²। अब देखो आगे क्या होगा, k का मान है, p का मान है, r का मान है, थीटा का मान है, सब मान रख दो यहाँ पर। तो v बराबर कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू q, p का मान q इंटू 2 है, q का मान कितना 8 × 10⁻−19 इंटू cos थीटा, cos मतलब कितना 60, और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान हो जाएगा आपका 1/2, और अपॉन क्या आ जाएगा r², r का मान कितना है, r का मान है मतलब इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, मतलब 4 × 10⁻⁻6, इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। बस आप आगे इसको जब सोल्व करोगे तब आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁸ वोल्ट। ठीक है, और इस प्रकार से आप कर लोगे, समझ आ गया होगा। चलो कुछ गड़बड़ हुई क्या, kp इंटू, हाँ सॉरी यहाँ पर क्या नहीं लिखा, ये देखो p q का मान लिख दिया, लेकिन 2a का मान लिखना, 2a का मान कितना होता है 2 × 10⁻−10 मीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देना और आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा 3.6। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर अगला है वो कौन सा 3.7, एग्जाम्पल नंबर 3.7। तो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 3.7 क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। कोई एक विद्युत क्षेत्र है, किसी आवश्यक एक विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें जो विद्युत विभव है वो निम्न सूत्र के द्वारा दिया जा रहा है, और वो सूत्र क्या है, V बराबर है आपके पास में, V बराबर है 343 अपॉन कितना है R वोल्ट। ठीक है, ये किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की समीकरण है। स्थिति सदिश, आपको स्थिति सदिश R वेक्टर का मान दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस का 6k मीटर। ठीक है, आपको स्थिति सदिश दे दिया भाई, मूल बिंदु से कहीं पर बिंदु स्थित है जिस पर विभव है भाई, ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में मूल बिंदु से कोई मतलब यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिस पर v का मान आपका 343/r है, और इसकी जो स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष वो आपको दे दी, r वेक्टर दे दिया हमको। ठीक है, चलो आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये सारी चीजें देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आपको विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध के बारे में पढ़ा है ना, क्या क्या संबंध पढ़ा आपने कि आपका जो E बराबर है वो क्या होता है आपका माइनस का dV/dr। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, E बराबर क्या होता है विभव प्रवणता के फॉर्मूले से, विभव प्रवणता से क्या होगा, विभव प्रवणता की परिभाषा से, विभव प्रवणता की परिभाषा से। तो क्या होगा यहाँ पर E बराबर क्या होता है आपका माइनस का dV अपॉन क्या होता है dr होता है ना,
भाई हमने पढ़ रखा है E बराबर क्या होता है माइनस का dv अपॉन dr। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया माइनस का dv अपॉन dr, हमारे को देखो स्थिति सदिश दे रखा है, स्थिति सदिश दे रखा है, इसका मतलब हमारे को एक दिशा बतानी पड़ेगी ना। तो अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर स्थिति बतानी पड़ेगी। यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी भाई, अगर आपको ई वेक्टर की दिशा बतानी है, किसी की भी दिशा बतानी है, तो जैसे आपको आर वेक्टर की दिशा में ना, तो आर वेक्टर की दिशा क्या होगी, तो आर वेक्टर की दिशा होगी आर के। ऐसे ही करते हैं हम, पहले भी ऐसे ही करते थे, ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था भाई, ई बराबर होता था आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मान लो, ठीक है। किसी बिंदु आवेशकरण होता है, ये किसी बिंदु आवेशकरण विद्युत क्षेत्र होता है। अब अगर हम इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ता, आर गैप करना पड़ता ना। ये तो सिंपल बात है, 11th क्लास में हमने पढ़ रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर माइनस का डीवी अपॉन डी आर गैप आ गया। अब देखो आगे क्या होगा यहाँ पर ई वेक्टर बराबर माइनस का, अब यहाँ पर dv अपॉन dr, मतलब इसका हमारे को क्या करना है, अवकलन करना है। इसका करते हैं अवकलन, तो इसका अवकलन क्या होगा, देखो इसका अवकलन करते हैं, क्या हो जाएगा dv अपॉन dr, मतलब dv v का मान रखो भाई, d अपॉन dr, v का मान रखो, v का मान कितना है 343 अपॉन r, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका r के। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, e वेक्टर बराबर माइनस का 343 तो क्या आ जाएगा 12 जाएगा, समाकलन होगा किसका, केवल समाकलन होगा d अपॉन dr 1 अपॉन सॉरी अवकलन 1 अपॉन r का और r के। अब बताओ मेरे को 1 अपॉन r का अवकलन क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि d अपॉन dx x की पावर n, इसका जो अवकलन होता है वो होता है nx n माइनस 1, ये होता है, ठीक है। और समाकलन होता है आपका x की पावर n का dx, वो होता है आपका x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। 3-4 बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो मैथ वाले हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बायोलॉजी वाले उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है समाकलन में। तो आप ये पता रखना है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये फॉर्मूले, ठीक है। मेनली 2 फॉर्मूले काम आते हैं, कुछ 1-2 आते हैं जो आप याद कर लोगे तो अच्छी बात होगी फिर, ठीक है, ज्यादा याद नहीं करने देते। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा, इस d अपॉन dr, यहाँ पर क्या है d अपॉन dr 1 अपॉन r, 1 अपॉन r को क्या लिख सकते हैं r की पावर माइनस 1, r ऊपर चला जाएगा कितना r की पावर माइनस 1। इसका जो अवकलन है वो क्या होगा, मैंने बताया जो n है भाई, x की पावर n का अवकलन होता है nx n माइनस 1, मतलब ऊपर वाली घात वो आगे आ जाती है तो माइनस 1 आगे आ जाएगा r, फिर क्या होगी ऊपर वाली जो घात है उसमें से 1 घट जाएगा, मतलब माइनस 1 ये होगा। तो इसका समाकलन कितना हो गया माइनस का 1, ये कितना हो गया r की पावर माइनस 2, कहने का मतलब माइनस 1 अपॉन r की पावर माइनस 2 को नीचे भेज दो, मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सॉरी अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका माइनस 343 और इनटू और माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर और ये r के, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो अच्छी बात है फिर। अब करते हैं देखो आगे, ई वेक्टर बराबर 343, चलो ये माइनस से माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया ना, तो ये गायब कर देते हैं माइनस को यहाँ से। तो 343 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब r कैप को भी खोलना है, r कैप क्या आपका एकांक सदिश है, r कैप क्या है एकांक सदिश, और एकांक सदिश को हम कैसे लिखते हैं, r कैप बराबर होगा आपका r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर, ये होगा ना। तो यहां से क्या होगा आपका, मैं r कैप को क्या लिख सकता हूं r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। तो यहां से e वेक्टर बराबर ये कितना हो जाएगा 343 इंटू कितना हो जाएगा r के r वेक्टर का मान रखो, ये रहा आपका वेक्टर का मान कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप अपॉन r कितना हो जाएगा r स्क्वायर या मोड ऑफ r वेक्टर। तो चलो पहले मोड ऑफ r वेक्टर, या ये दोनों एक ही बात भाई, r स्क्वायर मोड ऑफ r वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं r क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब पहले हमारे को r वेक्टर का मोड चाहिए, इसका मोड चाहिए, इसका मोड कैसे मिलेगा हमारे को, तो मोड ऑफ r वेक्टर, मोड में लिखने के लिए हमने लिखा भाई इसका क्या कर दो रूट करके, यहाँ पर जो है सब के जे के बाई के उनका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है सदिश के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया अब 10 4 9 1 10 10 और 36 10 46 और 3 मतलब 49। तो मोड ऑफ r वेक्टर बराबर आ जाएगा रूट ऑफ 49, और रूट ऑफ 49 को क्या लिख सकते हो आप 7 लिख सकते हो। इसका मतलब आपके पास में e वेक्टर बराबर 343 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप और अपॉन यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 7 का
क्यूब, भाई आर का मान कितना आ गया 7 आ गया ना, तो 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है 49, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 3 6 और 28 20 मतलब 343, तो 343 ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये जो 343 से 7 की पावर ये 3 से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास में ई वेक्टर बराबर है वो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। आपको विद्युत क्षेत्र पूछा होगा या परिमाण पूछा है, परिमाण पूछा तो भी आपका इसका परिमाण निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, इतना पूछा ना, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। हाँ इसका मात्र वोल्ट लिख दो, मात्र क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा 3.7। अब करते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 3.8। एग्जाम्पल नंबर 3.8, तो देखो 3.8 क्या है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को, मतलब एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत विभव को मतलब परिवेशित निरूपित किया गया है, जो है आपका Vx, Y, Z। कहने का मतलब जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसमें जो आपका विभव है वो तीनों मतलब जो आपके अक्ष है उनमें स्थित है। कितना है आपका, उसके लिए फॉर्मूला है 6x माइनस का 8xy माइनस का 8y और प्लस का 6yz, ठीक है 6yz। तो ये इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत विभव को निरूपित किया गया है, जहां v वोल्ट में, मतलब ये जो v है वो किसमें है वोल्ट में, ठीक है, तथा xyz मीटर में। चलो ये भी अच्छी बात है। बिंदु 111 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, बिंदु 111 पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। कहने का मतलब आपका कुछ इस प्रकार से 3D में है ये कुछ, ठीक है, ये आपका x, ये y, ये z, तीनों में क्या दे रखा है आपको, तीनों में मतलब जो तीनों अक्ष है उसमें क्या दे रखा है आपको एक बिंदु दे रखा है जिस पर जो विद्युत विभव है। अब ये कैसे दिया जाएगा, जैसे आप कमरा देखो, ठीक है, ये आपका इस साइड में ये कमरे का हो गया, ठीक है, फिर ये वाला भाग हो गया, एक ऊपर वाला भाग हो गया। 3D में सोचो आप, ये x हो गया भाई, ये कौन सा हो गया आपका, ये x हो गया, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया y, और ये कौन सा हो गया z। तो आपको बिंदु कहां दे रखा है, आपको बिंदु दे रखा है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो आपको बोला क्या गया है कि x से 1 मीटर दूरी पर, y से भी 1 मीटर दूरी पर, और जो z है उससे, सॉरी इसको y माना, हाँ चलो ये z हो गया, तो z से भी कितनी 1 मीटर दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। और इस बिंदु पर विद्युत विभव की आपकी फॉर्मूला मतलब दे रखा निरूपित किया गया है इस फॉर्मूले से। तो इसका मतलब हमारे को विद्युत क्षेत्र का परिमाण चाहिए, तो उसके लिए हमारे को विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो वो विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा हमारे पास में, विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है ई वेक्टर। अब हमारे को क्योंकि दिशा भी तो दर्शानी पड़ेगी ना, वो हमारे को पता है x i कैप, y j कैप, z होगा तो k कैप। तो यहाँ पर ई वेक्टर बराबर क्या होता है आपका, ई वेक्टर बराबर होता है माइनस का माइनस का क्या होगा, माइनस का हो जाएगा dv अपॉन dr हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, अगर वेक्टर नहीं लगाते हैं फिर एक साथ लगा देंगे। अब अगर मैं वेक्टर के रूप में लिखूं इसको, अब वेक्टर के रूप में लिखूंगा तो जो आपका ये विद्युत क्षेत्र आएगा वो तीनों बिंदु है वो तीनों मतलब कहां पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संपूर्ण है वो अवकलन नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे को यहाँ पर करना पड़ेगा आंशिक अवकलन। क्या करना पड़ेगा, आंशिक अवकलन, क्योंकि अगर संपूर्ण हम अवकलन कर देंगे तो फिर केवल हमारे को यहाँ पर तो हमने क्या लिखा है dr लिखा है यहाँ पर, ठीक है, नीचे dr लिखा है, चलो dx लिखते हैं, मतलब एक को मान के करना पड़ेगा, dr भी तो नहीं है ना हमारे पास में, ये दूरी भी नहीं है, इसलिए हम dr भी नहीं मान सकते हैं। तो हम किसी एक अक्ष को मानेंगे, ठीक है, और उसके आधार पर हम कर लेंगे। तो चलो ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम पहले लिखते हैं माइनस का, यहाँ पर क्या होगा आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन के लिए इस प्रकार से ये प्रदर्शित करते हैं, इसको डेल्टा भी बोल सकते हो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और ये कौन सी दिशा में होगा, आई के दिशा में। फिर से क्या होगा माइनस माइनस, अब क्या होगा, ये माइनस किसके कारण आ रहा है, इस फॉर्मूले वाले कारण आ रहा है। फिर क्या होगा माइनस का डेल्टा v है ना, हाँ चलो डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, और ये कौन सी दिशा में होगा, जे के दिशा में, माइनस का। फिर आएगा आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा z के दिशा में, ठीक है। आपको ये इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है जब भी आपको क्या दे रखा हो, जब भी आपको कोई तीन अक्ष दे रखे हो और तीन अक्ष में आपको बिंदु बीच में दे दिया, तब इस फॉर्मूले का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है, ठीक है।
और यहाँ पर जो डेल्टा बताया जा रहा है ये इसका मतलब है आपको आंशिक अवकलन करना है, और आंशिक अवकलन कैसे होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से, अगर मान लो आपको केवल ये दिया होता है कि भाई एक्स एक्स में बिंदु स्थित है, ठीक है, तब आप केवल ये एक्स एक्स वाला यही लिखते हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। एक्स एक्स में अगर आपको विद्युत क्षेत्र पूछता कि एक्स अक्ष में विद्युत क्षेत्र कितना है, तब आप वो केवल यही फॉर्मूला प्रयोग करते, ये करने की जरूरत नहीं थी, तब आपको यहाँ पर dv अपॉन dx लिखना होता था, कोई किसी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई जेड, मतलब ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक है, अभी मैंने बताया ना ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस वजह से इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी, सबके कारण क्या होगा, सब अक्षों के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर हम किसी एक अक्ष को मान के क्या कर लेंगे, किसी एक अक्ष को मान के अगर अवकलन कर लेंगे, तो मान लो हमने इस एक्स अक्ष को मान के अवकलन कर लिया, तो फिर इसका मतलब तो फिर जो वाई एक्स और जेड एक्स वाले वो सारे पार्टी गायब हो जाएंगे, क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन होता है केवल वो रहते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब बाकी जीरो हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब इस अक्ष और इस अक्ष से तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बिंदु तो आपका कहाँ पर आ गया, एक्स अक्ष पर आ गया, बिंदु यहाँ पर है ही नहीं, जबकि क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि बिंदु यहाँ पर है, एक्स अक्ष पर नहीं है, इसलिए हमारे को आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो ई वेक्टर बराबर यही किया है, बस यहाँ पर आई कैप लगा दिया, फिर माइनस करके, या तो आप इनको अलग अलग लिख लो फिर जोड़ दो भाई, ये एक्स एक्स में कारण ई एक्स वेक्टर बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है आई के, ये लिख लो, फिर यहाँ पर ई वाई लिख लो, फिर यहाँ पर ई जेड लिख दो, और फिर लिख दो टोटल ई वेक्टर बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, आना तो वही है ना, तो हमने सीधे सिंपल लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले करते हैं आंशिक अवकलन, चलो ई वेक्टर बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब हमारे को इसका आंशिक अवकलन करना है। अब देखो आंशिक अवकलन में क्या होता है, आंशिक अवकलन में जिस भी पार्ट में, जैसे किसके सापेक्ष हो रहा है आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर इसकी बात करें तो किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो रहा है, किसका, v का, x के, भाई इसको क्या बोलते हैं, 11th क्लास पढ़ा है ना कि भाई x के सापेक्ष v का अवकलन, x के सापेक्ष, x में परिवर्तन करने से v में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप x में परिवर्तन करोगे तभी v में परिवर्तन होगा, ये तो पढ़ा है भाई, अवकलन होता है क्या, परिवर्तन होता है ना, तो x में परिवर्तन करोगे तो v में परिवर्तन होगा, बाकी आप किसी में परिवर्तन करोगे तो v में परिवर्तन नहीं होगा, इसके अनुसार, तो बाकी किसी में परिवर्तन करोगे तो v में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि v तो y और इन पर z पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसका अवकलन होगा तब यहाँ पर क्या होगा, ये x है तो इसका अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा। लेकिन जब हम संपूर्ण अवकलन करते हैं तब हमारे पास में ये दो चर आ जाते हैं x और y, फिर हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है, एक का अवकलन करो, दूसरे को छोड़ दो, फिर वहां पर वो उस प्रकार से। लेकिन हमारे को आंशिक अवकलन करना, आंशिक अवकलन में क्या करना होता है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लेना, बस आपको जो x है जिसके सापेक्ष हो रहा है बस उसी को अवकलन करना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। और जिसमें x है या कुछ है ही नहीं जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी की, भाई हम इसका क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा x, इसको लिख लेते हैं 6x माइनस का 8x y माइनस का 8y प्लस 6yz। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, यहां से देखो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 6 तो 12 आ जाएगा, और आंशिक अवकलन होगा इसका, तो ये क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, ये कितना हो जाएगा 1, तो मैं इसको सीधा 6 लिख देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, माइनस का 8 बाहर आ जाएगा, और y भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब हम संपूर्ण अवकलन करते हैं ना तब y बाहर नहीं आता, तो वहां पर दो अचर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे को वो करना पड़ता है, एक को छोड़ के दूसरा का आपको क्या करना है, समाकलन करना है, सॉरी अवकलन करना है, फिर प्लस करके फिर जिसको छोड़ा उसका अवकलन करो, और बाकी जिसका कर दिया उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आंशिक कर रहे हैं तो आंशिक में ध्यान रखना कि जो x है तो केवल उसी का होगा, बाकी जो आएगा उसका नहीं होगा। तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसका अवकलन हो जाएगा x का क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, वो कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया 6 माइनस 8y, अब बताओ इसका कितना होगा, माइनस का, यहाँ पर कोई x का पार्ट है क्या, कोई x का पार्ट नहीं, इसका मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। जब x का पार्ट होता है तब केवल उसी का होता है, और x का पार्ट है नहीं तो वो कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर भी जीरो। कहने का मतलब डेल्टा अपॉन डेल्टा x, इसका मान है वो कितना है आपका 6 माइनस का 8y, और यहाँ पर क्या है आपका i के। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ये अगला करते हैं, उसमें समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो अगला क्या आपका, अगला है आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। तो v का मान देखो, v का मान कितना है, ये रहा 6x माइनस का 8x y माइनस का 8y प्लस 6yz। अब यहाँ पर क्या होगा, वही कंडीशन कि भाई जिसमें आपका अगर y के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर y में परिवर्तन करने से ही किस में परिवर्तन हो रहा है, v में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब
v का ही क्या होगा यहाँ पर अवकलन होगा। तो जो जिस पार्ट में आपका v है वो तो उसका तो अवकलन होगा आंशिक, और जिसमें v नहीं है उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं 6x, तो 6x में क्या नहीं है आपका, कोई भी है वो y का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस का यहाँ पर y का अवकलन होने वाला है, इसका मतलब माइनस का 8x बार आ जाएगा, और इसका y का क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर 8 बार आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y फिर से 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस का, यहाँ पर कौन आ जाएगा 6, और z भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर भाई यहाँ पर x z होता ना तब ये 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर y भी आ रहा है। और आंशिक अवकलन में क्या होता है, जो बाकी के जो जितने भी है वो सारे बाहर आ जाते हैं, और जिसका सापेक्ष अवकलन हो रहा है केवल उसी का अवकलन होता है। संपूर्ण अवकलन करते तब हमारे को वो लिखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6z हो जाएगा, और प्लस वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सॉरी इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना मान आ गया इसका, जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा y माइनस कोष्ट कर देना आप ताकि गलती ना हो, माइनस का 8x माइनस 8 प्लस 6z, और ये क्या आ गया आपका jk। फिर यहाँ पर माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कर दी। अब देखो यहाँ पर इसका मान निकालो, तो इसका मान निकाल सकते हैं हम आसानी से। इसका मान क्या होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। डेल्टा v का मान देखो कितना है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस का 6yz। तो यहाँ पर देखो किसका होगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा z। यहाँ पर z का पार्ट नहीं है तो 0 हो गया, माइनस का, यहाँ पर z का पार्ट है नहीं है तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पर z का पार्ट है नहीं है तो 0 हो गया, प्लस का यहाँ पर z का पार्ट है यहाँ पर, तो इसका मतलब 6y तो बाहर आ जाएगा, और z क्या होगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा z फिर से बना गया, मतलब क्या केवल क्या आएगा आपका 6y ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6y, और क्या आ गया k आ गया। अब आपको बिंदु दे रखे हैं, बिंदु कौन से दे रखे हैं, बिंदु आपको याद करना है, बिंदु x, बिंदु कितने दे रखे हैं, 1,1,1 मीटर में याद करना है। मीटर में आपको क्या करना है, याद करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, जब बिंदु आपका कहां पर हो, x एक्स से 1 मीटर दूरी पर हो, y एक्स से 1 मीटर दूरी पर, z एक्स से 1 मीटर दूरी पर हो, तब आपका विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो मान रख दो, बस आसान है। यहाँ पर ई वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 8, ए y का मान कितना है, 1 है, ये रहा y का मान, ये x का मान, y का मान, z का मान, y का मान 1, ये i के, फिर माइनस माइनस का 8, यहाँ पर 1 सबकी जगह 1 है, तो माइनस का 8 प्लस 6 jk माइनस का 6 kk। अब इसको ऐड कर लो, ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8, मतलब माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, मतलब 2ik। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का कितना हो गया, ये 16 हो गया ना, माइनस का 16 माइनस का 16 प्लस का 6 मतलब माइनस का 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस, तो मतलब प्लस का 10 jk, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 kk। अब देखो विद्युत क्षेत्र पूछा है, परिमाण पूछा है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। परिमाण ज्ञात करने का मतलब इसका मोड ज्ञात करना है, तो मोड तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं। मोड किसके बराबर हो जाएगा आपका, रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो गया यहाँ पर। बस ये है, इसको आप आगे सोल्व कर देना, और यह क्या आ गया आपका विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया होगा समझ में। बिल्कुल आसान था। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको काम में लेना था यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप वैसे तो शायद मेरे हिसाब से नोट्स के अंदर करवा रखा है आपको। ठीक है, और जो जो मतलब दूसरे चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र या विभवांतरता के संबंध पढ़ा था, उसमें होना चाहिए। इसमें पढ़ा था शायद विभवांतरता का। ठीक है, तो उसमें आपका ये संबंध है, तो आप वो ध्यान में, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर 3.9 है, उसका अध्ययन हम अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। तो आपको इनको जो एग्जाम्पल है उनको वापस से मिलाना है, और वापस से जो आपकी थ्योरी है उसको पढ़ना है आपको, ताकि जितने भी आपके एग्जाम्पल करो या न्यूमेरिकल करो तो उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे।